गहरे समुद्र में रहने वाले ये प्राचीन जीव अचानक से समुद्र से बाहर क्यों आ रहे? आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही हॉलीवुड जल रहा था। अब यह देखना उसके कुछ ही दिनों पहले नवंबर 6 को कैलिफोर्निया के किनारों में क्या मिला था। एक 10 फीट बड़ी ओरफिश। जो ओरफिश कैलिफोर्निया के इतिहास में पिछले 125 सालों में सिर्फ 15 से 20 बार ही दिखी है। और उसके बाद कैलिफोर्निया में एक 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ धमका। Experiencing very strong shaking. I think we need to get under the desk. You are in danger. This was the biggest earthquake to hit Northern California in more than 3 decades. 2017 में फिलीपींस में भी ओरफिश की साइटिंग्स हुई थी, जिसके कुछ ही समय बाद जुलाई 2017 में एक 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हिट किया। The southern Philippines has been shaken. A powerful earthquake rocked the Philippines. At least 85 people are dead. यह है एंगलर फिश, जिसे ब्लैक सी डेविल कहा जाता है। ये 1000 से 10,000 फीट समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। इसे कुछ डाइवर्स ने समुद्र की सतह पर ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में तैरते हुए देखा। इस वाले ओरफिश को तो लिटरली मेक्सिको के सी शोर में अपनी जान के लिए तड़पते देखा गया, जबकि ओरफिशेस यूजुअली गहरे पानी में 650 से 5000 फीट अंदर पाई जाती है। फिर जब केरला में हजारों मछलियों को समुद्र से बाहर सुइसाइड मिशन में छलांग लगाते हुए देखा गया, तो लोगों को यह यकीन होने लग गया कि कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। गहरे समुद्र में कुछ तो अनजान घटना घट रही है, जिस वजह से समुद्री जीव जिंदगी के जगह पर मौत चुन रहे हैं। जैसे ये 150 से भी ज्यादा डॉल्फिन्स जो कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के तट पर उतर आए। More than 150 dolphins have become stranded on a remote beach in Tasmania. It was the first time in 50 years they had beached in that part of Tasmania. ये तो कुछ भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में ही 30,000 से ज्यादा मछलियां मरी हुई तट पर पाई गई। तो इंडिया में ओडिशा के तट पर 7 लाख कछुए एक साथ दिखाई दिए। क्या इन सी क्रीचर्स को वाकई में आने वाले खतरों के बारे में कुछ एहसास हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? वेल, आपने अब तक ये तो सुना ही होगा कि ओरफिश का दिखना खतरे की घंटी मानी जाती है, क्योंकि याद है जापान में 2011 में जनवरी से लेकर मार्च तक फुकुशिमा के साथ कई सारी जगहों पर ओरफिशेस दिखने लगे थे। और फिर 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया, 9.1 मैग्नीट्यूड का टोहोकू अर्थक्वेक, जो अपने साथ 130 फीट ऊंची सुनामी भी लाया, जिसमें 18,000 लोगों की जानें चली गई। और इसीलिए आज भी जापान में इन्हें द डूम्सडे फिश कहा जाता है, जो जब भी दिखते हैं अपने साथ कोई दुर्घटना की चेतावनी लेकर दिखते हैं। सो आखिर इन्हें पता कैसे चल जाता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? आज 80% से ज्यादा हमारे समुद्र अनएक्सप्लोर्ड है। इनके अंदर ऐसे जीव है जो हमने कभी देखे नहीं, क्षेत्र है जो हमने कभी मैप नहीं किए, और ऐसी पहेलियां हैं जो कभी सुलझी ही नहीं। डीप सी पृथ्वी का एक ऐसा सीक्रेट वॉल्ट है जहां पर प्रकृति जीवों के साथ ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स कर रही है जिनसे लिटरली विभत्स म्यूटेंट्स और एलियंस पैदा हो रहे हैं, जो शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं। समुद्र के ये गहरे अंधेरे कोने चमका रहे हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हमें ये बता सकते हैं कि इन विशाल महासागरों का आखिर जन्म कब और कैसे हुआ। क्यों डीप सी में इतने विचित्र, भयानक, मॉन्स्ट्रस जीव पनप रहे हैं, और क्या ये प्राचीन जीव हम इंसानों को किसी बड़ी दुर्घटना की चेतावनी दे रहे हैं? डीप सी के इस गहरे रहस्य की गहराई को समझने के लिए हमें इसके गहरे इतिहास में डूबना होगा। आज से 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक आग और लावा से भरा हुआ पत्थर का टुकड़ा जन्म ले रहा था। शुरुआती दिनों में इस पर कई सारे अंतरिक्ष के पत्थर बरसते रहते थे। द हेडियन इयॉन पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे नाम दिया गया नरक के ग्रीक गॉड हेड्स के ऊपर। करीब 200 से 300 मिलियन सालों तक पृथ्वी एक क्रूर जगह थी,
उबलते हुए ज्वालामुखियों के साथ हजारों डिग्री सेल्सियस का तपता तापमान, जहरीले गैस चेंबर जैसा वातावरण और पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस के तपते तापमान में पानी लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं पाता। बट पृथ्वी पर कहीं तो यह सारा पानी छुपा हुआ था एक अलग रूप में, जो फटकर बाहर निकलेगा और उन गहरे महासागरों को जन्म देगा जो जमीन के 70% हिस्सों को अपने अंदर समेट लेंगे। आज से 4.2 बिलियन सालों पहले एक नए युग की शुरुआत होने लगी, जिस दौरान पहली बार पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लगा। पृथ्वी के क्रस्ट की गहराइयों में बहुत सारा पानी पहले से ही मौजूद था, मगर पिघले हुए लावा के रूप में। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, उसी दौरान इसके सतह पर अनगिनत ज्वालामुखी फटने लगे। लिटरली पृथ्वी का हर एक कोना फटकर लावा उगल रहा था। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट लाखों ज्वालामुखी फट रहे थे। पृथ्वी बेसिकली एक वोल्केनिक इन्फर्नो बॉल जैसा बन गया था, और यही ज्वालामुखी ऊपर के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वोल्केनिक ऐश के साथ वाटर वेपर भी हवा में इजेक्ट कर रहे थे। इस प्रक्रिया को आउटगैसिंग कहा जाता है, जिससे ठंडे होते तापमान की वजह से उन काले घने बादलों को जन्म दिया, जिन्होंने लिटरली आसमानों से समुद्र बरसाना शुरू कर दिया। यस, लेट हेडियन पीरियड की बारिश करोड़ों सालों तक चली। शायद ही आसमान का कोई हिस्सा होगा जो इस बाढ़ वाली बारिश से फट नहीं रहा था। इस बरसात ने आने वाले युगों के लिए पृथ्वी को ठंडा भी कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी पर बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स के गड्ढों को भरकर हमारे आज के गहरे महासागरों को जन्म देना शुरू कर दिया। अब जहां एक तरफ पृथ्वी के ये विशाल गड्ढे समुद्र के पानी से भर रहे थे, वहीं पर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी चीज पनप रही थी जो प्रकृति ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जिंदगी, लाइफ। लेकिन आखिर साइंटिस्ट को 10,000 किलोमीटर अंदर समुद्र की गहराइयों में क्या हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? वेल, आज मॉडर्न साइंस इतना इवॉल्व हो चुका है कि हमारे पास सेल्फ नेविगेटिंग AUV सबमरीन्स, हेडल जोन कैमरास, सोनर मैपिंग और लीडर जैसे कई हाई एंड टेक्नोलॉजीज है, जिनके सारे डेटा को डेटा साइंस की मदद से कंबाइन करके एनालाइज करके डीप सी क्रीचर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ऐसे प्रैक्टिकल और थ्राइविंग एप्लीकेशन की वजह से ही तो डेटा साइंस इज एन एक्सट्रीमली हाई इन डिमांड फील्ड, क्योंकि साइंस के अलावा भी हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और तो और इवन AI जैसे अपकमिंग फील्ड्स में भी डेटा साइंटिस्ट की डिमांड रहती है। और अगर आप भी इस प्रॉमिसिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो स्केलर आपकी बहुत मदद कर सकता है अपने आप को अपस्किल करने में। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग जैसे कई प्रोग्राम्स को ऑफर करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप मिलती है, और अब तक स्केलर ने 15,000 प्लस लर्नर्स का करियर ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। स्केलर ने गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा जैसे 900 प्लस टेक कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है, जिनमें प्लेसमेंट्स करवाने के लिए स्केलर की टीम स्टूडेंट्स की मदद भी करती है। प्लस स्केलर लर्नर्स आल्सो गेट एक्सेस टू 100 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स, and all this at a very easy 2 years EMI option with zero interest fees. So अगर आप भी इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हो, so you should definitely consider checking Scalar out. Link is in the description. और अब लौट आते हैं वापस से हमारे मेन मुद्दे पर। हम डिस्कस कर रहे थे जहां पर एक तरफ पृथ्वी के गड्ढे समुद्र की सतह से भर रहे थे, इन्हीं समुद्रों की गहराइयों में एक ऐसी चीज पनप रही थी जो प्रकृति ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लाइफ, जिंदगी। देखो, पृथ्वी अभी भी ज्वालामुखी और खुले हुए क्रैक से भरी हुई थी। सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के इन गहरे गड्ढों में पानी भर गया था, बट बेस में तो अभी भी सुलगते ज्वालामुखी ही थे। इन्हीं अंडर वाटर वोल्केनोस के आसपास थे कुछ खुले हुए क्रैक्स, जिन्हें आज हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। यही हाइड्रोथर्मल वेंट्स आपकी और मेरी जिंदगी का गर्भ बनने वाले थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स बेसिकली डीप अंडर वाटर क्रैक्स होते हैं, जहां से 400 डिग्री सेल्सियस गर्म भड़कता पानी रिच अंडरग्राउंड मिनरल्स के साथ बाहर फेंका जाता है। इतने हाई प्रेशर में और पानी इतना गर्म रहता है कि ये मेटल्स को तक पिघला सकता है। यहीं से लाइफ को वो पहली ऊर्जा का पल्स मिला था। लाइफ के जन्म के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: वाटर,
सही केमिकल्स और इन केमिकल्स या एलिमेंट्स को आपस में इंटरैक्ट करवाने के लिए एनर्जी। यही शुरुआती एनर्जी लाइफ को हमारे सितारे सूरज ने नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वोल्केनोज ने दिया था, जिससे फिर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और आरएनए बन पाए। पृथ्वी के सबसे पहले जीवों का जन्म पृथ्वी की काली अंधेरी गहराइयों में हुआ, जहां तक सूरज की किरणें तक पहुंच नहीं सकती थी। इंटरेस्टिंग राइट? इतिहास बताता है कि हम पाताल से हैं, स्वर्ग से नहीं। मगर यह लाइफ शुरुआत में सिंपल यूनिसेलुलर थी। इसे लूका कहते हैं, स्टैंडिंग फॉर लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी कि पृथ्वी के हर एक जीव का कॉमन पूर्वज। बहुत से लोगों को लगता है कि अमीबा पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जबकि अमीबा तो पृथ्वी पर 1.5 से 2 बिलियन साल पहले आया है जस्ट, और हम बात कर रहे हैं अभी 4 बिलियन साल पहले की। अब आपको क्या लगता है, अगर पृथ्वी में माइक्रोबियल लाइफ का जन्म 3.8 बिलियन सालों पहले हुआ, तो मछलियों जैसे जीवों का जन्म कब हुआ होगा? आपका जो भी गैस हो, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब मैं बताता हूं, 540 मिलियन सालों पहले ही, यानी लगभग 3.3 बिलियन सालों तक उन जीवों का राज हुआ करता था जो हमें आंखों से दिखाई तक नहीं देते। माइक्रोब्स जो 3.8 बिलियन सालों से जी रहे हैं, यूकैरियोट्स जैसे फंगस, एल्गे वगैरह जो 2 बिलियन सालों से जी रहे हैं, और फिर कहीं जाकर 1 बिलियन सालों पहले कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल से एनिमल्स जिसकी डिकिंसोनिया और सी स्पंजेस दिखने लगे। ये आज के जानवरों की तरह बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, क्योंकि इनके वेल डिफाइंड टिश्यूज और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं हुआ करते थे, बस सिर्फ टुटके फुटके से अंग। इन्हें ध्यान से देखना, ये है हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज जो सूखी हुई चपाती की तरह दिखते थे। तो फिर अब सवाल यह आता है कि आखिर आज से 540 मिलियन सालों पहले एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में ही आज जो भी जानवर आप पृथ्वी में देखते हो, वो सभी के पूर्वज एक साथ अलग अलग रूपों में जन्म लेने लगे? वेल, एक ऐसी घटना घटी जिसे द बिग बैंग ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। देखो, आज से 540 मिलियन सालों पहले ना पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी। सिर्फ 2 मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना पृथ्वी के साउथ में एक विशाल सा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसमें आज का पूरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंटार्क्टिका और एशिया, मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स बसते थे। इसी महाकॉन्टिनेंट के तट के पानियों में ही एवोल्यूशन का बिग बैंग, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। यह देखना, आज पृथ्वी पर जानवरों में ये इतने 30 से 40 फाइलम्स हैं। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे फाइलम्स आज से 540 मिलियन सालों पहले बस 50 से 60 मिलियन सालों के अंदर ही पृथ्वी पर तेजी से जन्म लेने लगे। मानो पृथ्वी बस पलक झपकाते ही जिंदगी से चहक उठी। हर एक मॉडर्न जानवर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो हम आज देखते हैं तैयार हो चुका था। समुद्र एक ऐसी विशाल लेबोरेटरी बन चुकी थी जहां पर प्रकृति तरह तरह के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और जीवन के अनेक रूपों को रंग रही थी। जीवन में वास्ट डाइवर्सिटी फ्लड कर रही थी। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में ऑक्सीजन गैस का भी एक्सप्लोजन हुआ, जिस गैस ने सभी जीवों को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की और एक्स्ट्रा म्यूटेशंस क्रिएट करने के लिए ऑक्सीडेशन। अब ये सारा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां पर इकट्ठा होने लगा? वेल, समुद्र की सतह पर, क्योंकि वहीं से तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर पानी में अंदर डिसॉल्व होता है। और इसीलिए कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान जानवरों का सबसे ज्यादा विकास हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्व्स में, जो समुद्र के तट के पास के सबसे शैलो वाटर्स होते हैं। अब जब एक साथ इतने सारे जानवर इन थोड़े से इलाकों में फटकर जन्म ले रहे थे, तो जाहिर है इनके बीच में कंपटीशन होने लग गया रिसोर्सेज को लेकर। इससे 2 चीजें क्रिएट हुई। नंबर 1, पृथ्वी पर पहली बार शिकारियों का जन्म हुआ। यह हमें पता चलता है क्योंकि उसी दौर में जीवों में दांतों, पंजों और शेल्स का एवोल्यूशन हुआ। और नंबर 2, शैलो वाटर्स में खाने का अकाल पड़ने लग गया, जिससे फिर मजबूरी में खाने और सिक्योरिटी की तलाश में समुद्री जीव समुद्र की अंधेरी गहराइयों की ओर देखने लगे। अब जरा 1 मिनट इस फैक्ट को अप्रिशिएट करते हैं कि लाइफ की शुरुआत गहरे समुद्र में हुई, लेकिन लाइफ विकसित समुद्र की ऊपरी सतह पर हुई और फिर नीचे की दुनिया को मजबूरी में अपना नया घर बनाने निकल पड़ी। मगर यह सफर जिंदगी और मौत का सफर होने वाला था। डीप सी के अकाल अंधेरे में जी पाने के लिए अब तक ये जीव बिल्कुल भी काबिल नहीं बने थे।
देखो, समुद्र की सतह पर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर जितना होता है, यानी कि जितना आप और मैं अभी फील कर रहे हैं। यह प्रेशर इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स हम पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट जब आप समुद्र की गहराई में जाते हो, तब आपके ऊपर के सारे पानी के लेयर्स आप पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे कि प्रेशर ड्रास्टिकली बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर में एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर बढ़ता है। यानी कि 1 किलोमीटर नीचे प्रेशर इतना होगा कि 20 हाथियों का वजन आपको पिचका रहा हो। आपके फेफड़े पलक झपकाते ही पिचक जाएंगे। समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में जाते जाते तो यह प्रेशर 1100 एटमॉस्फेयर जितना हो जाता है, यानी कि एक पूरा का पूरा आईफिल टावर के वजन जितना फोर्स आपको पिचका रहा होगा। प्लस डीप सी में पिच ब्लैक डार्कनेस होता है, कुछ नहीं दिखता। और खाना कहां से मिलेगा? और इसीलिए शुरुआत में अगर कोई मछली ज्यादा नीचे चली भी जाती तो वो वहीं पर दम तोड़ देती। मगर कुछ गिने चुने स्पेशल जीवों पर प्रकृति बड़ी मेहरबान थी और उन्हें उस दौरान अर्ली सेटलर्स के रूप में डीप सी स्वीकारने लगा। जीव जैसे सॉफ्ट शरीर वाले वर्म्स, सी स्पंजेस और कार्टिलेज वाले एनिमल्स। इन सिंपल से जीवों ने अपनी कोमलता और नरमी से पत्थरों को चूर कर देने वाले प्रेशर को हरा दिया। इनका शरीर सॉफ्ट जेलेटिन जैसे मटेरियल्स का बना था और ये मोस्टली 90 से 95% पानी के ही बने थे। अब पानी की एक खास बात यह है कि वाटर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है। पानी समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे आईफिल टावर के वजन जितने प्रेशर में भी सिर्फ 5% ही कंप्रेस होता है। और इसीलिए क्योंकि इन जीवों का शरीर लार्जली पानी और जेलेटिन का बना था और इनके सेल मेम्ब्रेन्स रबर बैंड की तरह फ्लेक्सिबल थे, तो ये जीव किसी पानी से भरे गुब्बारे की तरह आसानी से हाई प्रेशर में भी फट नहीं जाते। ये जीव पिचक कर भी फटने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बने थे। ये जीव समुद्र के तल में जाकर चिपक जाते थे और पानी के ऊपरी लेयर से जो भी मरे हुए प्लैंक्टन्स और सी क्रीचर्स के अंश नीचे गिरते उन पर दावत मनाते। इनकी जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। समुद्र के इन्हीं अंधेरे कोनों में आखिर कोई शिकार कहां था। मगर यह अच्छा दौर ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड खत्म होते ही आज से 450 मिलियन सालों पहले ऑर्डोविशियन पीरियड में शिकारियों ने भी विकसित होकर डीप सी को इन्वेड करना शुरू कर दिया। उन शिकारियों में से सबसे पहले थे मॉलस्क्स और आर्थ्रोपॉड्स, जैसे ये जीव ट्राइलोबाइट्स और नॉटिलॉइड्स, जिनका शरीर सॉफ्ट जेलेटिन और फ्लूइड से तो बना था, बट साथ में इनका एक वीक सा और फ्लेक्सिबल सा एक्सोस्केलेटन भी था। ये इनका नया विकसित हुआ एक्सोस्केलेटन हमारी हड्डियों जैसा खोखला और सख्त बिल्कुल नहीं था, बल्कि काफी लचीला, पतला और सॉफ्ट था, जो प्रेशर पड़ते ही अपने स्ट्रक्चर को आसानी से फ्लेक्सिबली ढाल सकता था, ताकि प्रेशर में सख्त हड्डियों की तरह क्रैक ना कर जाए। जैसे आपने एयरप्लेन्स के विंग्स को उड़ते वक्त देखा होगा बेंड होते हुए, वो हार्ड भी है जो एक्सट्रीम प्रेशर को झेलकर लिफ्ट देने का काम करते हैं, बट वो फ्लेक्सिबल भी है और इसीलिए एयर प्रेशर डिफरेंसेस और झटकों को इजीली झेल लेते हैं। तो कुछ इसी तरह इन जीवों के बाहरी बॉडीज और शेल्स कॉम्पोजिट मटेरियल्स जैसे चिटिन और आर्गोनाइट से बने थे, जो मटेरियल्स हाई प्रेशर में भी हार्डनेस बट एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो दोनों बहुत ही जरूरी था यहां पर सरवाइव करने के लिए। यही हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को एक साथ एक ही पैकेज में पैक करके ये डीप सी क्रीचर्स अब तैयार थे डीप वाटर वॉर्म्स और दूसरे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाने। मगर ये तो बस शुरुआत थी। बड़े खिलाड़ियों का अब आना बाकी था। बड़े जबड़ों और तेज नुकीले दांतों वाले शिकारियों का, जो घड़ी आई आज से 350 मिलियन साल पहले, द डेवोनियन पीरियड में। इस पीरियड को द एज ऑफ फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में पानी की ऊपरी सतहों में म्यूटेशंस की वजह से बोनी वर्टिब्रेट फिशेस तेजी से तादाद और वैरायटी में बढ़ने लगे, और इसी के साथ इन्होंने धारदार नुकीले दांतों वाले जबड़े भी डेवलप किए। इससे पहले आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मोस्ट मछलियां ऐसे ऑस्ट्रेकोडर्म्स जैसे जॉलेस हुआ करती थी, पर जैसे ही जबड़ों और दांतों का जन्म हुआ तो मानो शिकारियों को अब मौत के हथियार मिल चुके थे। जरा इस जीव पर नजर डालना, इसके जबड़े और दांत इतने धारदार है जैसे हमने आज तक नहीं देखे। ये नया हथियार दांत छोटे से समय में कई मछलियां डेवलप करने लगी और समुद्र की खूंखार शिकारी बन गई। अब पानी के ऊपरी लेयर्स में शिकारियों के बढ़ने से ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ने लगा, जिससे फिर खाने की कमी होने लग गई, और इसीलिए इसी दौर में नुकीले दांतों वाली मछलियों और जीवों का फर्स्ट वेव ऑफ मैस माइग्रेशन डीप सी की ओर होना शुरू हो गया।
जीव जैसे कोएलोकैंस, नॉटिलॉइड्स वो पहले कुछ जीवों में से थे जो डीप सी में अपनी जगह बनाने लगे, क्योंकि ये गहराई में भी तैरने के साथ साथ शिकार कर सकते थे। इसे देखना, ये है क्लैडोसेलैश, जो हमारे आज के मॉडर्न शार्क्स के सबसे प्राचीन पूर्वज है। ये 6.5 फीट तक ग्रो होते थे और डीप सी तक शिकार करने आया करते थे। अब इन नए खतरनाक घुसपैठियों से बचने के लिए कुछ डीप सी क्रीचर्स जैसे जेलीफिशेस और क्रस्टेशियंस में कुछ इंटरेस्टिंग पावर्स आने लग गए। वो अपनी खुद की रोशनी बनाना शुरू कर दिए। उनका शरीर गहरे पानी के कम ऑक्सीजन में अपने मेटाबॉलिज्म के चलते एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, लूसीफरेस नाम का। इस एंजाइम के चलते नेचुरली लाइट प्रोड्यूस होती ना के बराबर हीट के साथ। इस खूबी को आज बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, जो आज भी आपको कई सारे डीप सी क्रीचर्स में दिख जाएगा, जैसे एंगलर फिश, लैंटर्न फिश एटसेट्रा। इस खूबी ने इन जीवों को बहुत फायदा दिया, क्योंकि ये लिटरली काले अंधेरे में अपनी रोशनी साथ लेकर चलने जैसा था। प्लस आज कैसे कीड़े रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन लाइट्स की वजह से इनका शिकार भी खुद ब खुद इन्हीं जीवों के पास तैर के आ जाता। सब कुछ अच्छे से फिर चलता रहा अगले 100 से 150 मिलियन सालों तक। पूरे समुद्र में जीव खुशी से अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। इसी दौर में इवन अब जमीन पर भी डायनासोर्स और कई दूसरे जानवर और एम्फीबियंस भी मजे में फल फूल रहे थे। मगर फिर आज से 250 मिलियन सालों पहले एक ऐसा काला दौर आया जो इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तबाही लाएगा। सबसे बड़ा मौत का मंजर, मैस एक्सटिंक्शन। इमेजिन करो, आसमान आग उगल रहा है, समुद्र में किसी ने तेजाब डाल दिया और हवा एक गैस चेंबर जैसी हो गई हो। कोई जीव ऐसे वातावरण में टिक पाएगा क्या? कुछ ऐसा ही हाल था पृथ्वी का आज से 250 मिलियन सालों पहले द पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन के वक्त, जिसे द ग्रेट डाइंग इवेंट भी कहते हैं। इस घटना में साइबेरियन ट्रैप्स वोल्केनोज लाखों सालों तक के लिए फटकर आग उगल रहे थे और उन्होंने इतना लावा उगल दिया था कि अमेरिका जैसा विशाल देश 1 किलोमीटर तक इस लावा के नीचे दब जाए। पूरी पृथ्वी जहरीले गैसेस से सफोकेट हो रही थी। हवाओं में और पानियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। बस सिर्फ 50,000 से 2 लाख सालों के अंदर ही, आपको यकीन नहीं होगा, बट 96% मरीन एनिमल स्पीशीज और 70% लैंड एनिमल्स हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। सोचो, जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को खत्म किया था, उसने तो सिर्फ 60% ही मरीन स्पीशीज और 75% लैंड एनिमल्स को खत्म किया था। खैर, इस घटना से उभर आने के लिए पृथ्वी को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए और जो जीव इस सर्वनाश को झेल पाए वो इतने ढीठ थे कि वहीं आगे जाकर सबसे वियर्डेस्ट, सबसे भयानक, विशाल और खूंखार जीव बनेंगे। देखो, इस घटना के दौरान काफी सारी सतह की मछलियां ऑक्सीजन की तलाश में डीप सी में जाने लग गई थी। इनमें से ही कुछ मछलियां थी आज के हैगफिश, एंगलर फिश और लैम्प्रेस के पूर्वज, जो डीप सी में सेटल होने लग गए थे, क्योंकि वहां का तापमान और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली स्टेबल था। बट डीप सी उस वक्त बंजर, वीरान और काले सल्फर वाले कीचड़ से भरा हुआ एक शमशान था, जिस केमिकल वाले शमशान से ही जन्म लेने वाली थी आगे की प्रजातियां। तो इमेजिन करो कैसी नस्ल पैदा होगी। मानो डीप सी के इस केमिकल फैक्ट्री में से अब सिर्फ म्यूटेंट्स ही पैदा होने वाले थे। सल्फर रिच टॉक्सिक एनवायरनमेंट में केमिकल खाने वाले बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स जन्म लेने लगे, जिन्होंने फिर सल्फर खाकर एक कंप्लीटली नया फूड चेन ही बना दिया। वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, कोल्ड सीप्स और ओशन फ्लोर में से सल्फर को यूज करके कीमोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते, जिन्हें फिर बैक्टीरिया ईटिंग ट्यूब वर्म्स खाते, जिन्हें फिर छोटी मछलियां और क्रस्टेशियंस खाने लगे। अब द ग्रेट डाइंग के बाद ऑब्वियसली शुरुआत में खाने की बहुत कमी थी। इस वजह से शिकार और शिकारियों के बीच कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया था। इनके लिए एक एक दिन निकालना जिंदगी या मौत के खेल के जैसा था। इसी जिंदगी और मौत के प्रेशर में कुछ डीप सी क्रीचर्स विकसित होने लगे। ये जीव साइज में अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगे, क्योंकि बड़े जीव होने की वजह से ये ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रख सकते थे, यानी कि उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी, जिससे ये ज्यादा समय तक बिना खाए भी जिंदा रह सकते थे। प्लस समुद्र के काले अंधेरे में अब इन विशाल जीवों को आखिर चुनौती कौन दे सकता था, और इसीलिए जन्म हो चुका था डीप सी जाइगेंटिज्म का। आम समुद्री जीव मॉन्स्टर्स में बदलना शुरू हो गए थे। ये जो जायंट कोलोसल स्क्विड आज हम डीप सी में देखते हैं ना, ये 46 फीट तक लंबे होते हैं। जस्ट इमेजिन, इनकी बस आंखें ही एक बड़े से प्लेट के साइज की होती है।
स्पाइडर क्रैब्स जो 13 फीट लंबे होते हैं, जो आपके कार को आराम से गले लगा देंगे। 7 फीट चौड़े जेली फिशेस, इवन और फिशेस जो 36 फीट तक लंबी होती है, द ग्रीनलैंड शार्क जो 23 फीट लंबे, और द जायंट आइसोपॉड जो समुद्र के तल में रेंगते हैं और 2.5 फीट तक चौड़े होते हैं। इन सभी के पूर्वज इसी दौरान डीप सी में आ चुके थे और लगातार अपने साइज को बढ़ा रहे थे। फिर आने वाले कई मिलियन सालों में डीप सी के क्रूर माहौल में इन्होंने कई विचित्र एडेप्टेशंस किए, जैसे ये मछली जिसके खोपड़ी के पार आप लिटरली इसका भेजा देख सकते हो। ये है बैरल आई फिश और ये इसकी आंखें हैं जो 90 डिग्रीज ऊपर देख सकती है और शिकार की हल्की सी भी परछाई दिखने पर सीधा अटैक कर देती है। कितना वियर्ड है राइट? एक बल्ब जैसी खोपड़ी में दिमाग और चमकती आंखों का तैरना, ऑलमोस्ट लाइक एन एलियन। ये है डम्बो ऑक्टोपस। इसके नाम और भोली शक्ल पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये इतना शाना है कि शिकारी के चपेट पे आने पर ये अपने खुद के ही हाथों को कुर्बान कर देता है। अपने टेंटिकल्स को वहीं पर डिटैच करके भाग जाता है, जिससे शिकारी डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज हो जाता है। ब्रिटल स्टार्स भी एक और एक जीव है जो यही सेम टैक्टिक यूज करते हैं। यह है स्केली फुट स्नेल, जो प्रकृति का अपना खुद का आयरन मैन है, क्योंकि इकलौता ऐसा जीव है जिसका कवच लिटरली लोहे का ही बना है। ऑब्वियसली इसकी जरूरत पड़नी है क्योंकि डीप सी के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब ये जो रहता है। इस मछली को देखना जो लिटरली गायब होने की टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर चलती है। ये दिखने में जितनी शैतान की तरह दिखती है, उतनी ही चालाकी से ये चकमा देना भी जानती है। जब भी शिकारी इसकी परछाई से इसे लोकेट करने की कोशिश करता है, ये अपनी परछाई को ही मिटा देती है। ये अपने पेट से हल्की सी फेडेड ब्लू लाइट निकालती है, जो इसे ऊपर से आ रही फेंट लाइट में कैमोफ्लाज कर देता है, जिससे इनकी परछाई ही मिट जाती है। ऐसे बायोलुमिनेसेंस का क्रिएटिव इस्तेमाल आप डीप सी में बहुत देखोगे। मिड वाटर स्क्विड भी एक और जीव है जो सेम टैक्टिक का इस्तेमाल करता है। यह है एंगलर फिश ऑफ कोर्स, जिसके सर पर एक चमकता हुआ फिशिंग रॉड लगा हुआ है। यह चमक मगर एक चाल है जो मौत की नुकीली गुफा तक लेकर जाती है। इसके दांत आरी की तरह धारदार और अंदर की तरफ एंगल्ड है, जिससे कोई भी शिकार अगर एक बार भी इसके मुंह में चला गया तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आ सकता। मेल एंगलर फिश तो और भी ज्यादा वियर्ड होते हैं। ये एक फीमेल एंगलर फिश पर फिदा होकर फिदाइन ही बन जाता है। सबसे पहले तो ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, 1/10 ऑफ अ फीमेल एंगलर फिश। ये प्यार में सीधा फीमेल को काटता है और अपने मुंह से कुछ एंजाइम्स रिलीज करने लगता है। ये एंजाइम्स तेजाब की तरह काटने वाले जगह पर मेल और फीमेल के दोनों के टिश्यूज को एक साथ गलाकर फ्यूज करवाने लगते हैं। अंत में मेल अपनी आंखें, अपना पूरा शरीर और सभी अंग सब कुछ कुर्बान कर देता है और छोड़ जाता है बस सिर्फ अपना टेस्टिस यानी कि अंडकोश फीमेल के शरीर पर, जो कि एक परमानेंट स्पर्म फैक्ट्री की तरह काम करने लगता है। शरीर ब्लोइंग राइट? बिल्कुल किसी एलियन म्यूटेंट की तरह। ये ऐसा बिहेवियर इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि डीप सी के अनंत अंधेरे में इसका जोड़ा मिलना एक्सट्रीमली मुश्किल है। तो एक बार मिले तो बस दिल से नहीं, अंग अंग से चिपक जाओ। फिर ये पेलिकन ईल, जिसका मुंह किसी बड़े से ब्लैक होल की तरह खुलता है, यह भी रोशनी का इस्तेमाल करके शिकार को अपने बड़े जबड़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर ये ब्लैक स्वॉलोअर, ये भी अपने आकार से 10 गुना बड़े शिकार को खा सकता है। कभी कभार तो ये एक झटके में इतना निगल लेता है कि इसका पेट ही फट जाता है। बट क्या करे, डीप सी में खाने की कमी के कारण जीवों ने ऐसे विचित्र एडेप्टेशंस हासिल किए। सो अब आज के दौर में ये सभी इतने अच्छे से डीप सी में सेटल्ड जीवों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो ये समुद्र से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्या इनका ऐसा दिखने का मतलब खतरे की घड़ी आने वाली है? क्या कोई बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट आने वाला है? वेल, ये रेड मार्क्ड एरिया आपको दिख रहा है जो फैला हुआ है नॉर्थ और साउथ अमेरिका से लेकर जापान से होते हुए फिलीपींस तक और नीचे न्यूजीलैंड तक। ये 40,000 किलोमीटर बड़ा हॉर्स शू शेप का हिस्सा वो जगह है जहां पर दुनिया के 90% भूकंप कांपते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पैसिफिक ओशन के नीचे यहां पर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और कई माइनर प्लेट्स आपस में बाउंड्रीज शेयर करते हैं, रगड़ते हैं, घसते हैं। इसी वजह से यही रीजन दुनिया के 75% एक्टिव और इनएक्टिव वोल्केनोज का घर भी है। इसे नाम दिया गया है द रिंग ऑफ फायर।
यह हिस्सा अर्थ का सबसे अनस्टेबल पैच है। यहां पर दुनिया के 75% से 90% हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी है, और पता है इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में 90% ऐसे जीव भी है जो आपको इस एरिया के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। और इंटरेस्टिंगली यह हिस्सा डेफिनेटली कुछ सालों से काफी अनस्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है। पिछले ही साल 2024 में बाली, जो कि इसी रीजन में आने वाला एक देश है, सिर्फ एक ही साल में इसने 582 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए। अब यस, इनमें से मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स माइनर यानी कि 3 मैग्नीट्यूड से नीचे के अर्थक्वेक्स थे, मगर उसके पिछले साल की तुलना में ये 80% से बढ़ गए। अब सिर्फ बाली नहीं, इनफैक्ट इस ऑस्ट्रेलियन न्यूज पोर्टल के हिसाब से पूरी दुनिया में ही भूकंपों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एमडैट इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस ने जब भूकंपों का 1900 से अब तक का डेटा स्टडी किया तो पता चला कि 1900 से 1950s के बीच एक साल में अबव 6.5 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स का एवरेज 3.4 था। ये 1970s में डबल 6.7 हो गया और 2000s में 5 गुना बढ़ गया। 2021 और 2022 में भी कई सारे वोल्केनोस फटे थे द रिंग ऑफ फायर रीजन में, जिनमें इंडोनेशिया का माउंट सिमेरू, फिलीपींस का टाल वोल्केनो और जापान का माउंट एसो भी शामिल है। जनवरी 2022 में टोंगा में भी एक अंडर वाटर वोल्केनो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई फटा था, जो कि नासा के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन था। इसने एक सुनामी भी ला दिया था। Authorities in the Pacific island of Tonga say the country is facing an unprecedented disaster. An underwater volcano erupted last week, triggering a deadly tsunami. But दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे तो ये बता रहे हैं कि शायद अर्थक्वेक्स पहले की तुलना में इतने नहीं बढ़ रहे, बल्कि अब क्योंकि हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, इसीलिए हम इन्हें और ज्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। बट फिर भी बाली जैसे रीजन का एक ही साल में 582 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करना क्वेश्चंस जरूर रेज करता है। सो ऐसे में तो क्योंकि 90% अर्थक्वेक्स इसी रिंग ऑफ फायर जोन में आते हैं, तो यहां ऐसे अनयूजुअल फिश साइटिंग्स तो कॉमन होना चाहिए, राइट? इनफैक्ट वियर्ड फिश साइटिंग्स तो दुनिया में ऑलमोस्ट इक्वली ही स्प्रेड आउट है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? और फिशेस तो इन्हीं ट्रेमर्स को फील करके डीप सी से ऊपर आ रहे हैं ना, उसका क्या? वेल, 2019 में मरीन बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड्स ने इसी विषय पर एक रिसर्च किया था, लेकिन उन्हें और फिशेस के भटकने का और किसी नेचुरल डिजास्टर का उसके साथ कोई लिंक या एसोसिएशन नहीं मिला। एंगलर फिश के भी शैलो वाटर्स में मिलने का कोई भी आपदा से कोई साइंटिफिक लिंक अब तक नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ इक्के दुक्के केसेस ही है और मोस्ट ऑफ द केसेस अनरिलेटेड है, जिन्हें बस आपस में जोड़कर सोशल मीडिया में एक नैरेटिव बनाया गया। जैसे एंगलर फिश का भटककर ऊपर आ जाने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे पानी का लोकल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, लोकल ऑक्सीजन की कमी, स्ट्रॉन्ग करंट्स, शिकारी से पीछा छुड़ाना एटसेट्रा। इक्के दुक्के केस में ऐसा होना ज्यादा लाइकली है। ये केरला वाली घटना जो हमने पहले देखा था, ये तो मछलियों का नेचुरल बिहेवियर है और हर साल होता है। बस गूगल करना चाकारा केरला करके, ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अरेबियन सी में यह घटना हर साल मानसून या उससे पहले घटती है, जिसमें समुद्र के नीचे से वाटर करंट्स न्यूट्रिएंट से भरा पानी ऊपर लेकर आते हैं और इसी का पीछा करते करते केरला के मालाबार कोस्ट में ये सभी समुद्री जीव जमीन पर अंधाधुंध बरसने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉल्स किलर वेल डॉल्फिन्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। Now, dozens of dolphins have died after a pod of more than 150 were stranded on a remote beach in Australia's southern island of Tasmania. डॉल्फिन्स सोनर वेव्स यानी कि इको लोकेशन के जरिए अपने रास्ते का अंदाजा लगाते हैं और इनके ग्रुप में एक लीडर होता है जिन्हें ये फॉलो करते हैं। ये 157 डॉल्फिन्स भी अपने ग्रुप के लीडर को ही फॉलो कर रहे थे, जो लीडर मोस्ट प्रोबेबली टास्मेनिया के शोर की ज्योग्राफी, शैलो वाटर्स या सैंड बेड्स की वजह से डिसओरिएंट हो गया था और एक के पीछे एक सभी मछलियां गलत दिशा में चल पड़ी। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इनका लीडर ही बीमार पड़ गया था, बट मुझे पर्सनली टास्मेनियन शोर्स ही प्रॉब्लम लग रहे हैं, उनकी ज्योग्राफी, क्योंकि 2022 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। 150 प्लस पायलट वेल डॉल्फिन्स ऐसे ही डिसओरिएंट होकर शोर पर आ गए थे। ऐसा पास्ट में भी और भी कई बार हुआ है। सिमिलरली ओडिशा के गहिरमट्ठा बीच पर भी इसी साल लाखों की तादाद में ऑलिव रिडली टर्टल्स शोर पर नजर आए थे,
अगेन ये कोई कयामत का संकेत नहीं था, बस ये टर्टल्स वहां पर नेस्टिंग करने यानी कि अपने अंडे देने आए थे। इंडिया में ऑलिव रिडली टर्टल्स ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो 33 इयर्स बाद कोस्ट पर वापस लौट के आए। पिछली बार इनकी ऐसी मैसिव साइटिंग्स 1992 में हुई थी। सो हर एक ऐसे वियर्ड मैस मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई डिस्कनेक्टेड जेन्युइन लॉजिकल रीजन है। ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि कयामत आने वाली है या फिर लेवायथन जाग उठा है। इनफैक्ट मीडिया और सोशल मीडिया को पूरा क्रेडिट जाता है इन अफवाहों को भड़काने का। बताऊं कितना इजी है? देखो ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज पोर्टल जिसमें याद है हमने देखा था कि अर्थक्वेक्स 1950 से लेकर अब तक 5 गुना बढ़ चुके हैं, ये इनकम्प्लीट न्यूज है। इसे देखकर कोई भी सोचेगा ना कि हम कहीं कयामत की दिशा में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को बहुत ही कन्वीनियंटली छुपा दिया गया कि सारे मेजर जियोलॉजिकल सर्वेज ये बता रहे हैं कि अर्थक्वेक्स बड़े नहीं है, बल्कि हम ज्यादा बेहतर तरीकों से उन्हें मेजर कर पा रहे। अब जरा सोचो, हर एक आर्टिकल, हर एक क्रिएटर, हर एक इंडिविजुअल इंसेंटिवाइज्ड है ऐसी भड़काऊ चीजों को फैलाने के लिए, क्योंकि मीडिया अटेंशन इकोनॉमी से चलती है और डर सबसे बड़ा कारोबार है। पर ऐसे में हमें रैशनल होकर खुद इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना चाहिए, और इसीलिए मैं भी हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रिसर्च रेफरेंस लिंक्स आपको देता हूं ताकि आपको प्रूफ्स भी मिले और आप खुद की भी रिसर्च कर सको। सो ऑल इन ऑल अब तक हमारे पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लार्ज स्केल पर नेचुरल घटनाएं या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं, या इनमें कोई लिंक भी हम नहीं ढूंढ पाए। देखो किसी ने अब तक इसे प्रूव नहीं किया है, बट इन थियरी हमारे पास कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जरूर है कि मे बी ऐसा हो सकता है। देखो शॉर्ट में बताऊं तो इन थियरी 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं जो डीप सी क्रीचर्स को ऊपर ला रहे हैं। अंडरग्राउंड वोल्केनिक एक्टिविटी जो पानी की एसिडिटी को बढ़ा देता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और डीप वाटर्स में लोकलाइज्ड ऑक्सीजन की कमी जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ये सारे अब तक तो लोकलाइज्ड इवेंट्स ही है, यानी कि पूरे समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र के छोटे छोटे पैचेस में होते हैं, और इसीलिए इन थियरी ये फिशेस को डिसओरिएंट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को तो ये लगता है कि नेचुरल कॉजेस जैसे तूफान, स्ट्रॉन्ग करंट्स, ये सब स्ट्रॉन्ग रीजंस होने के ज्यादा चांस है ओवर अर्थक्वेक्स या सुनामी। अब आज ये समुद्र के छोटे पैचेस में हो जरूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंसर्निंग जरूर है। 2021 की ग्लोबल चेंज बायोलॉजी की एक स्टडी ने पाया कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में डेड जोन्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वो एरियाज जहां पर लोकलाइज्ड ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 2019 की रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस ने रिसर्च में यह पाया कि इंसान समुद्र को इस तरीके से पल्यूट कर रहा है कि डीप सी ऑर्गेनिजम्स में कंसर्निंग मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, और फिर यही मछलियां हम खाते हैं। 2015 की मरीन पॉलिसी की एक स्टडी ने वार्न किया कि इंसान लालच और लैक ऑफ कंट्रोल के चलते ओवरफिशिंग कर रहे हैं, जो समुद्र के फूड चेन और इकोसिस्टम्स को तबाह कर सकता है। अब इसके अलावा डीप सी माइनिंग, ड्रिलिंग, केमिकल्स को डंप करना, ऑयल लीक्स, ये सब भी कुछ कारण है जिससे लॉन्ग टर्म में सी क्रीचर्स का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी ऑक्सीजन की कमी और मरीन इकोसिस्टम चेंज का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। सो इवन दो ये सोशल मीडिया पर वायरल इक्के दुक्के अनरिलेटेड डीप सी क्रीचर्स हमसे लिटरली कुछ कह नहीं रहे, मगर ये अपने साथ एक संदेश जरूर लेकर आए हैं, हमें जगाने के लिए, हमें दूरदृष्टि लाने के लिए। ये जीव आज परछाई की दुनिया से बाहर आ रहे हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि समुद्र की गहराई ने हमें अपनी पहली सांसें दी और अब हम इसी समुद्र के दम घोट रहे हैं। डीप सी ने हमें जन्म दिया, समुद्र की सतह ने हमारा बचपन संवारा, बट अब अगर हम मुंह फेर कर इन्हें अपनी पीठ दिखाए तो मौत का कफन भी गहरे समुद्र में ही खुलेगा। आज लहरें भी शोर मचाकर इत्तिला कर रही है कि संभल जाओ, अब भी वक्त है, देर नहीं हुई है। मगर एक दिन जब समुद्र शांत हो जाएगा तो याद रखो जिंदगी भी शांत हो जाएगी। समुद्र की धड़कनें हमारी ही धड़कनें हैं जो एक साथ धड़कती है और साथ ही थम जाएगी। प्रकृति की ताकत के आगे हमारा अहंकार टूट जाना चाहिए, क्योंकि अकड़ और ताकत ने नहीं, लचीले फितरत ने हमें अब तक जिंदा रखा है। अकड़ कर खड़े रहने वाले तो सिर्फ तूफानों में बह जाते हैं। प्रकृति के सामने सिर झुकाना कमजोरी नहीं, अस्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है। इट हैज ऑलवेज बीन ह्यूमिलिटी, नॉट डोमिनेंस, दैट हैज केप्ट अस अलाइव। थिंक अबाउट इट। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।
Before I end this video, do consider checking out Scalar's free live masterclass. Link is in the description.